अच्छा जी, तो पिछली वीडियो में जहाँ पे हम रुके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट बीम। ठीक है, अभी तक तो कुछ हम डिटेलिंग पढ़ रहे थे उसके मुतालिक। तो अब चलते हैं डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट बीम में। कहते हैं AISC अलाउज टू मेथड्स टू डिज़ाइन। पहला मेथड क्या है? द बीम may be sized assuming the steel sections to carry all loads applied prior to hardening of concrete and composite section to carry all dead and live loads acting after the concrete has hardened। क्या मतलब हुआ कि बीम को आपने ऐसे साइज करना है अज्यूम करते हुए कि स्टील सेक्शंस टू कैरी ऑल लोड्स अप्लाइड प्रायर टू हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यानी कि आपकी फॉर्म वर्क हुआ है और ऊपर कंक्रीटिंग हो चुकी है। समझ आ गई है आपको? तो कंक्रीट का वो लोड जो कि बीम के ऊपर आ रहा है और बीम का अपना लोड। ठीक है, एंड कंपोजिट सेक्शन टू कैरी ऑल डेड एंड लाइव लोड्स एक्टिंग। अच्छा, ये पहले मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, यहां तक देखें कि बीम का आपने ऐसा साइज आपने बीम का सेलेक्ट करना है कि स्टील सेक्शन ने तमाम लोड्स लेने हैं हार्डनिंग से पहले। और जाहिर बात है कि हार्डनिंग से पहले आपके पास डेड लोड्स ही होंगे, कंक्रीट के वो लोड जो कि उस पे नहीं जा रहे, फॉर्म वर्क पे नहीं जा रहे, बल्कि बीम पे आ रहे हैं और बीम का अपना लोड। ठीक है, और जब आपके पास दूसरा स्टेज क्या है कि जब कंक्रीट हार्डन होगी और उसके ऊपर लाइव लोड भी आ गया। ठीक है, एंड कॉम्पोजिट सेक्शन, अब आपके पास सिर्फ बीम नहीं है, अब आपके पास कॉम्पोजिट सेक्शन है। ठीक है, आप अल्फाज को गौर से देखें, यहाँ पे क्या है? बीम, जो कि स्टील सेक्शन है, स्टील सेक्शन टू कैरी ऑल लोड। यहाँ पे क्या है? कॉम्पोजिट सेक्शन, जिसमें आपके पास वो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ BE भी आ गई है, जो कि आपके पास कंप्रेशन लेगी अगर, तो वहां पे ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन है। एंड कंपोजिट सेक्शन टू कैरी ऑल डेड एंड लाइव लोड्स एक्टिंग आफ्टर द कंक्रीट एज हार्डन। कंक्रीट हार्ड हो गई है, कंक्रीट का लोड, बीम का लोड, लाइव लोड, वो सारा वो कंपोजिट सेक्शन ले रहा है। ठीक है, इफ शोरिंग इज यूज्ड, अगर शोरिंग टेक्निक हो, सपोर्टेड टेक्निक हो, ऑल लोड्स आर अज्यूम टू बी रेजिस्टेड बाय कंपोजिट सेक्शन। तो जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर शोरिंग है तो तमाम के तमाम लोड्स जो हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे? कंपोजिट सेक्शन पे जाएंगे। और डेफिनेटली अगर शोरिंग ना हो तो फिर जैसे कि आपको बताया था कि फिर कंपोजिट सेक्शन के ऊपर क्या क्या आएगा? डेक का लोड और ऊपर से जो लाइव लोड आ रहा है। ठीक है, बीम का लोड उसकी तरफ नहीं जाएगा। मेथड 2 क्या है? द स्टील सेक्शन अलोन may be proportion to resist the positive moment due to all loads. If this method is used, shoring is not required। क्योंकि इसमें आपके पास बात ही खत्म हो गई है, कंपोजिट सेक्शन की बात ही नहीं है। यहाँ पे आपने कहीं पे कंपोजिट पढ़ा, कहते हैं स्टील सेक्शन अलोन जो है वो सारे के सारा लोड ले रहा है, आपके पास मूवमेंट्स ले रहा है। ठीक है, तो AISC ASD गो के आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं उसमें अलाउेबल स्ट्रेस जो हम लेते हैं वो 66% ऑफ FY लेते हैं। FY आपको पता है कि A36 मटेरियल में आपके पास 36 KSI होता है। ठीक है, मेथड 1, और मेथड 2 में आप इसका 76% लेते हैं। ठीक है, ऑफ FY मेथड 2। ये दो मेथड्स हैं आपके पास ASD में। जबकि LRFD में आप 5B क्या लेते हैं? 0.9। याद है आपको, फ्लक्चर के लिए आप हर जगह 0.9 ही लेते हैं फॉर मेथड 1 एंड मेथड 2। ये मेथड 1 और मेथड 2 क्या है? ये जो अभी आपने पिछली स्लाइड पर देखे थे, याद है कि नहीं? ये देखें, ये मेथड 1 और मेथड 2 दोनों हमने पढ़े हैं डिटेल में। डेड लोड एंड लाइव लोड फैक्टर्स आर यूज्ड। ठीक है, LRFD जाहिर बात है आपके पास 1.2 1.6 वगैरह जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे क्या चीज़ आती है कि डिज़ाइन ऑफ शेयर कनेक्टर्स। के शेयर कनेक्टर्स जो आपके पास याद है, वो जो हमने बीम देखी थी उसके ऊपर आपके पास शेयर कनेक्टर्स थे और वो कंक्रीट में एम्बेड थे, तो उनका डिज़ाइन किस तरीके से है? तो कहते हैं द हॉरिजॉन्टल शेयर at the slab beam junction must be resisted by using shear studs to ensure composite action। ठीक है, कहता है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल शेयर है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर है? स्लैब और बीम के जंक्शन पे, यानी कि जहाँ पे आपकी स्लैब और बीम आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, उस जगह पे देखिए ये सारी बातें वो हो रही है कि आपके पास पूरी की पूरी जो बीम है वो स्लैब से बाहर है। ठीक है, तो कहते हैं कि जहाँ पे वो मिल रहे हैं वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल शेयर है मस्ट बी रेजिस्टेड बाय यूजिंग शेयर स्टड्स। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल शेयर आई होप कि आप लोगों को समझ आती होगी इस चीज़ की।
आपने जब शेयर स्ट्रेन की डायग्राम देखी थी तो उसमें आपके पास वर्टिकल शेयर था दो फेसेस पे, याद है आपको? आपके पास एक रेक्टेंगुलर किस्म का ये चले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें आपके पास इस तरीके का एक होता है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट होता है, उसके ऊपर वो आपको शो करता है कि वर्टिकल शेयर, ठीक है। आपके पास ये वर्टिकल शेयर है दोनों फेसेस पे, एक पे अगर अपवर्ड है तो दूसरे पे क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। इसी तरह होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है दूसरे फेस पे शेयर, ये आपके पास होता है वर्टिकल शेयर, ठीक है। अप्लाइड जो आपके पास फोर्स होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास अगर अप्लाइड फोर्स को शो करता हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ पावर पॉइंट में और मेरे पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है, सही है। सिंपल मैं आपके पास पावर पॉइंट में ये आपको शो करके दे रहा हूँ सब कुछ। ये देखिए ये है आपके पास अप्लाइड लोड, सही है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये अप्लाइड लोड है, इस अप्लाइड लोड को आपके पास ये जो आपके पास कंपोनेंट है ये इसको रेजिस्ट कर रही है। चले मैं आपको इस तरह करता हूँ, आप इस तरह करें कि सिंगर की बुक उठाए, सिंगर की बुक में जहाँ पे आपके पास शेयर इन बीम है उसको आप थोड़ा तफसील से देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है आपके पास। अच्छा, तो इसके उसमें देखें, अब आपके पास इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से ये जो एक एलिमेंट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल पूरी बीम थी, पूरी बीम में से हमने एक छोटा सा एलिमेंट उठाया, ठीक है। मैं आपको इधर समझा देता हूँ कि लेट सपोज ये एक पूरी बीम थी, ठीक है। और इस बीम में मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपके पास बीम है, सही है। और इसमें से आपने कोई एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट आपने उठा लिए, तो इस एलिमेंट में आपके पास अगर इस तरफ आपके पास ये रेजिस्ट कर रहा है वर्टिकली ये एलिमेंट, ठीक है, तो इस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपके पास उतनी ही मैग्नीट्यूड में फोर्स होनी चाहिए डाउनवर्ड। अब देखिए अगर आप इस एलिमेंट के ऊपर इक्वेशन पुट करना चाहे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर ये 10 अपवर्ड है तो ये 10 क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। अब इक्विलिब्रियम के ही लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम की खातिर जो है, तो अब देखिए इस कपल की वजह से आपके पास रोटेशन जनरेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर जब तक इसके ऊपर क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट नहीं होगी तब तक ये एलिमेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल शेयर जनरेट होती है। और हॉरिजॉन्टल शेयर किस तरह होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल शेयर आपके पास इस तरह होती है कि जो आपके पास टॉप फेस है उसके ऊपर आपके पास मोमेंट जनरेट होती है, ठीक है। और जो आपके पास बॉटम फेस है उसमें सॉरी टॉप फेस में आपके पास फोर्स जनरेट होती है और जो बॉटम फेस है उसमें भी। तो देखें अगर आप इसको देखना चाहें कि इस एलिमेंट के ऊपर आपके पास किस तरीके की फोर्सेस जनरेट हो रही है, तो ये आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन है, सही है। ये आपके पास वर्टिकल शेयर फोर्स जनरेट हो रही है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स को समझाने के लिए मैंने ये सारा आप लोगों के लिए वो किया है। चलें, होपफुली कि आपको अभी समझ आ गई होगी हॉरिजॉन्टल शेयर की। तो कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल शेयर आपके पास जनरेट हो रही है इसको जो है तो वो क्या आपके पास रेजिस्ट करना होता है बाय यूजिंग shear struts टू इंश्योर कंपोजिट एक्शन, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट स्लैब एंड स्टील बीम कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो कंक्रीट की स्लैब है और नीचे जो स्टील की बीम है उनके दरमियान कहता है कि कौन सा बॉन्ड होता है? मेरा ख्याल है केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्योंकि स्टील एक अलग मटेरियल है, वो कंक्रीट के अंदर एम्बेड नहीं है, कंक्रीट एक अलग मटेरियल है, ठीक है। तो उनके दरमियान सीमेंट का जितना भी वो होगा या कोई फ्रिक्शन होगी तो वही हमारे पास बॉन्ड होगा, तो उसके ऊपर कहते हैं आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर मैकेनिकल shear connectors आर रिक्वायर्ड एट द स्लैब बीम इंटरफेस। तो इसलिए कहता है कि जहाँ पे स्लैब और बीम मिल रहे हैं वहां पर हम मैकेनिकल shear कनेक्टर यूज करते हैं जो कि स्टील की बीम के साथ वेल्ड होते हैं और सारे के सारे कंक्रीट के अंदर एम्बेड होते हैं।
तो उस वजह से आपके पास बहुत अच्छे जो है तो वो हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास नीचे बीम है, नजर आ रही है, ये देखिए कलर अलग अलग यूज हुए हैं। ठीक है, ये ऊपर आपके पास कंक्रीट की स्लैब है और ये बीच में जो ब्लैक कलर है ये आपके पास शेयर स्टड्स है या कनेक्टर्स है। ये देखिए आपने वेल्ड किए इसको बीम के साथ और एम्बेड कर दिए इसको कंक्रीट में। तो आपके पास जो ये पोर्शन है ये टेंशन में एक्ट करेगा ASFY, और जो ऊपर है आपके पास वो कंप्रेशन में एक्ट करेगा 0.85 FC प्राइम B इंटू टी। अब B यहाँ पे BE है, ठीक है, और टी यहाँ पे, वहां पे याद है हम क्या करते थे, ए, स्मॉल ए, ठीक है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक है ये थिकनेस ऑफ स्लैब। आगे बात समझ। सो फॉर पॉजिटिव मूवमेंट द shear strength डेवलप एट द स्लैब बीम जंक्शन इज लेसर ऑफ। कहते हैं कि ये shear strength जो कि स्लैब बीम जंक्शन पे डेवलप होती है वो इन दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो होगी या तो ASFY और या 0.85 से प्राइम BE इंटू टी। ठीक है, यानी कि दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उसके बराबर आपकी shear strength होगी। किस चीज की, इस उसकी, आपका जो जंक्शन है बीम और स्लैब का। shear strength आप कहते हैं ऑफ अ सिंगल shear कनेक्टर इज गिवन बाय, आपके पास पीछे देखा आपने कितने बहुत कनेक्टर थे। ठीक है, तो कहते हैं हम एक कनेक्टर को डिजाइन करते हैं। याद है हमने जब बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन पढ़ा था तो उसमें हम एक बोल्ट को डिजाइन करते थे और फिर उसकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ बोल्ट से, तो हमें पता चल जाता था कि अप्लाइड लोड से वैल्यू ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। सो कहते हैं QN इज इक्वल टू 0.5 ASC अंडर रूट F प्राइम C इंटू EC एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू ASC FU। सही है। अब इसमें QN क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ वन स्टड। कहते हैं एक स्टड जो है या एक वो आपके पास कनेक्टर है शेयर कनेक्टर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 0.5, यानी आपने उसको हाफ कर दिया। ये देखिए ये फैक्टर है आपके पास, ठीक है, डायरेक्ट आपने उसको हाफ कर दिया। ASC क्या है, सेक्शनल एरिया ऑफ स्टड इन स्क्वायर इंचेस। फॉर एग्जांपल आपने वन इंच का आपने स्टड यूज किया है तो उसका एरिया कितना होगा, जिस तरह आप नंबर 8 बार का एरिया यूज करते हैं। ठीक है, FC प्राइम आपको पता है कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, EC आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपके पास आ गई। ASC आपके पास यही वाला है सेक्शनल, और FU आपके पास क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ कनेक्टर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय। अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है FU इन्होंने नहीं दिया हुआ। ठीक है, FU क्या चीज है, अगली स्ट्राइक पे देख लेते हैं FU है कि नहीं है। नहीं है यहाँ पे भी, तो मेरे ख्याल में ये FU जो होगा ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है वो होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो है सेक्शनल एरिया ऑफ स्टड। ठीक है, तो स्टड का एरिया मल्टीप्लाई बाय स्टड के अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जाहिर बात है स्टील का ही होता है। तो कहते हैं नंबर ऑफ कनेक्टर्स, एक कनेक्टर की स्ट्रेंथ आ गई आपके पास, तो अब टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स कैसे आ जाएगा, VNH। जाहिर बात है आपके पास जो डिमांड है शेयर की टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एक कनेक्टर, तो नंबर ऑफ कनेक्टर्स आ जाएगा। मिसाल के तौर पर टोटल डिमांड है आपके पास 100 और एक कनेक्टर की स्ट्रेंथ है 10, तो 100/10 तो आपके पास 10 शेयर कनेक्टर होने चाहिए, विच आर टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट टू जीरो मूवमेंट ऑन ईच साइड ऑफ MN मैक्सिमम। ठीक है, या आपने मैक्सिमम मूवमेंट से लेकर जीरो मूवमेंट, अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम का कंसिडर करें तो आपके पास मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर में होती है और जीरो मूवमेंट सपोर्ट पे होती है। तो कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान आपने प्रोवाइड करना है ऑन ईच साइड ऑफ MX। ठीक है, ये दोनों साइड में MX के आपने प्रोवाइड करना होता है इसको। ये है आपके पास बीम्स विद शेयर कनेक्टर और ये उसकी कैलकुलेशन है जो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें पहली डायग्राम और ये देखें ये दूसरी डायग्राम। ठीक है, तो पहले आप इस डायग्राम को समझ लें। ठीक है, ये आपके पास एक ओरिजिनल डायग्राम है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये आपके पास स्लैब है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है, बीम के ऊपर, स्टील बीम के ऊपर। अच्छा ये याद रखें बीम्स विद शेयर कनेक्टर से। ठीक है, कि आपका शेयर कनेक्टर आपने प्रोवाइड किया हुआ है। एनी हाउ दो कंडीशंस हैं वो आपके पास कहता है। अच्छा आपको याद है PRC 1 में आपने टॉपिक पढ़ा था टी बीम वाला। ठीक है, टी बीम में आपके पास क्या होता है कि अगर तो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस स्लैब के अंदर है तो वो एज अ रेक्टेंगुलर ही डिजाइन होती है, याद है आपको। और अगर वो न्यूट्रल एक्सिस आपका उधर से निकल के स्लैब से निकल के बाहर चले गए तो आपके पास क्या होती थी, वो एज अ टी बीम डिजाइन होती थी। ठीक है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। और वहां पे आपने क्या कहा था
कि इफ डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक इज लेस देन थिकनेस ऑफ स्लैब तो वो रेक्टेंगुलर बीम है, एंड इफ डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ स्लैब तो वो आपके पास टी बीम है। तो ये वही कुछ है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर बीम का केस है, ठीक है, जहां पे आपके पास देखिए डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक इज स्मॉल ए, और ये आपके पास टी बीम का केस है। इसमें आपके पास जो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक है ये ग्रीन वाला, ये देखें ये आपके पास कहां तक है, ये स्लैब से निकल के और बीम में आ गया है। तो जो ऊपर वाली डॉटेड है ये केस है आपके पास डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और ये जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है या सेंटर लाइन है जो भी, ये आपके पास है टी बीम का केस, ठीक है। नाउ आपके पास कंक्रीट है तो उसकी आपने देखा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम कितनी लेते हैं, 0.85 एफसी प्राइम स्ट्रेंथ एट 0.003 एप्सिलॉन यू। याद है आपको, पीआरसी में हमने बड़े डिटेल में ये चीज पढ़ी हुई है, सही है। और आपके पास स्टील जो है तो वो यील्ड कर रही है एफ वाई, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले इस केस को देख लेते हैं कि जब आपके पास न्यूट्रल एक्सिस इन स्लैब हो, यानी कि रेक्टेंगुलर केस हो, ठीक है। तो देखें ये वाला केस है, यहाँ पे आपके पास जो कंप्रेशन है वो किस के इक्वल है, 0.85 एफ सी प्राइम इंटू ए इंटू ये जो बीई है। बीई तो याद है ना, हमने पढ़ा था कि वो आश्टो के लिए कुछ और फार्मूलाज हैं, ए आई एस सी के जो एल आर एफ डी है उसके लिए कुछ और फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो आप उधर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कंप्रेशन, और टेंशन तो बहुत सिंपल है, ए एस एफ वाई। स्मॉल ए आपके पास कैसे आएगा, ए एस एफ वाई 0.85 एफ सी प्राइम बी ई, एंड एम एन इज इक्वल टू 5 ए एस एफ वाई डी बाई 2 प्लस टी एस माइनस ए। अब ये क्या चीज है, ए एस एफ वाई आपको पता है, ठीक है। ए एस एफ वाई आपके पास फोर्स हो गई, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे इन्होंने फाइंड किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्होंने ऐसे फाइंड किया है कि देखें आपके पास थिकनेस ऑफ स्लैब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और उसके नीचे आपके पास आपकी बीम है डी, बीम की डेप्थ जिसको आप डी कह रहे हैं, सही है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल आपके पास कितना हो गया, डी प्लस टी एस, सही हो गया। यानी कि डी प्लस टी एस आपके पास ये टोटल डेप्थ हो गई, समझ आ रही है ना। बीम की डेप्थ प्लस स्लैब की डेप्थ इज डी प्लस टी एस। नाउ यहाँ पे आपके पास जो टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है, देखें पीआरसी में जब आपने पढ़े थे तो वो आपके बार्स होते थे, छोटे छोटे गोल गोल बार्स होते थे, याद है। तो इसलिए आप उस जगह पे फोर्स लेते थे। यहाँ पे आपके पास देखिए ये फुल सेक्शन टेंशन है स्टील वाला, ठीक है। तो इस फुल की जो वो है वो सेंटर पे होगी, ठीक है। अगर तो ये आपके पास यूनिफॉर्म सेक्शन है, ये वाली फ्लेंज और ये वाली फ्लेंज आपकी इक्वल विड्थ की हैं, इक्वल डेप्थ की हैं और सेम मटेरियल की हैं, ठीक है। तो आपके पास इधर सेंटर पे होगा, ठीक है। इसी तरह तो देखें आपने क्या किया कि ये वाला डी बाई 2 प्लस ये वाला टी एस, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल आपके पास इधर तक ये टी जहाँ पे एक्ट करे इधर से लेकर टॉप तक आपकी जो टोटल डेप्थ है वो बन गई। इसमें से जब आप ए माइनस करेंगे ये वाला, तो आपके पास ये देखें इन दोनों के दरमियान जो आपके पास मोमेंट आर्म बन रहा है वो आ जाएगा, सही है। इसको आप दोबारा अपने पास भी करके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपका वो केस है कि जब आपका न्यूट्रल एक्सिस स्लैब के अंदर हो, ठीक है। अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस स्लैब से बाहर आ जाए तो देखिए ये जो छोटे वाला ब्लॉक है ये आपका कंक्रीट की कंप्रेशन फोर्स हो जाएगी, और ये जो आपके पास बड़े वाला ब्लॉक है तो ये आपके पास कंप्रेशन इन स्टील हो जाएगी, यानी कि स्टील भी जो है वो आपके पास कंप्रेशन में वो कर रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। इस केस में देखिए आपके पास कंप्रेशन इन कंक्रीट तो 0.85 एफ सी प्राइम वही वाले, ए देखिए यहाँ पे ए था ना, क्योंकि आपके पास पूरी स्लैब में वो नहीं थी कंप्रेशन, कुछ पार्ट में थी, तो इसलिए आपने ए फाइंड किया। यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि सारी की सारी स्लैब में, तो इधर इसलिए टी एस है, और बीई तो वही वाला सेम है, सही है। तो वहां पे ए था, यहाँ पे क्या हो गया, थिकनेस ऑफ स्लैब हो गई फुल। तो ये वाला जो ऊपर वाला छोटे वाला ब्लॉक है ना, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई फोर्स की, ये हो गया, सही है। अब टी प्राइम क्या चीज है, टी प्राइम है आपके पास ए एस एफ वाई माइनस सी एस, यानी कि इस यहां पे जो आपके पास टी प्राइम है वो किस चीज के इक्वल होगा कि आपके पास जो टेंशन में जो स्टील है वो है ए एस एफ वाई, सही है, माइनस सी एस क्या है, कंप्रेशन ड्यू टू स्टील या कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील। तो टी प्राइम आपके पास आ जाएगा टेंशन माइनस कंप्रेशन,
तो ये टी प्राइम आपके पास आ गया। अब कंप्रेशन इन स्टील वो कैसे फाइंड होगा, तो वो कहते हैं कि ए एस एफ वाई, ये जो है आपके पास, इसमें से आप माइनस करें 0.85 एफ सी प्राइम बी इंटू टी एस जो कि सी इन कॉन्क्रीट है, और इसको डिवाइड बाई 2 करें तो आपके पास कंप्रेशन इन स्टील आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो आपके पास मूवमेंट होगी एम एन, वो किस चीज़ के इक्वल होगी, सी सी, जो कि आपके पास कंप्रेशन ड्यू टू कॉन्क्रीट है, उसकी वैल्यू आपके पास ये है, इंटू डी डैश टू, सही है, प्लस सी एस इंटू डी डबल डैश टू। ठीक है, यहां पे ये आपको इसने समझाया हुआ है कौन सी वैल्यू किया है। ठीक हो गया। ये देखें, ये जो आपके पास है, ये आपके पास टेंशन है टी। ठीक है, ये जो है ये आपके पास कंप्रेशन इन कंक्रीट है, और ये आपके पास जो है ये कंप्रेशन इन स्टील है। नजर आ रहे हैं ना आपको, सी एस सी सी। अच्छा जी, अब जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन इन कंक्रीट, उसको इसने क्या नाम दिया है, ये देखें डी टू डैश, और वही यहाँ पे यूज हुआ है डी टू डैश। ठीक है, और जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टेंशन इन स्टील एंड कंप्रेशन इन स्टील, उसको इसने क्या नाम दिया है, डी टू डबल डैश। ठीक है, वो डबल डैश यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। सही हो गया, इस चीज की समझ आ गई। तो कहता है कि डिफ्लेक्शन कंसिडरेशन के, डिफ्लेक्शन के लिए इसको जब हम कंसिडर करेंगे, इफ द डेड लोड्स आर टेकन अप बाय द स्टील बीम, अगर कहता है कि डेड लोड जो है वो स्टील बीम ही ले रही है, ठीक है, यानी कॉम्पोजिट एक्शन नहीं ले रहा, देन द डेड लोड डिफ्लेक्शन इज, डिफ्लेक्शन ड्यू टू डेड लोड इज इक्वल टू 5 बाई 384 WL4 डिवाइडेड बाई ES इंटू IS। देखिए यहाँ पे E ऑफ स्टील एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टील यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया कि डेड लोड जो है वो कौन ले रहा है, सिर्फ स्टील बीम ले रही है। द लाइव लोड डिफ्लेक्शन आर अज्यूम टू बी रेजिस्टेड बाय कंपोजिट एक्शन। ये देखें, ये वर्ड्स को बड़ा गौर से देखें, ठीक है, इस लेक्चर में, क्योंकि आपके पास कंपोजिट बीम है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन इज यूज्ड फॉर द पर्पस। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड इज इक्वल टू 5 बाई 384 WL, यहाँ पे देखिए W था, अभी इधर WD भी लिख सकते हैं। ठीक है, L4 यही है, ES सेम है, सिर्फ I जो है वो आपका चेंज हो गया। सही हो गया, I आपका यहाँ पे किस चीज़ का आ गया, कंपोजिट का आ गया, और जाहिर बात है कि आपका स्लैब का काफ़ी बड़ी उसकी बी थी, तो आपका I चेंज हो जाएगा। तो कहता है जो दोनों आपकी डिफ्लेक्शन आएंगी, तो टोटल डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय L शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/350। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायरमेंट है कि 1/350 से कम होनी चाहिए टोटल आपकी जो डिफ्लेक्शन है। सही हो गया। अच्छा, ASD पढ़ें, चलें आपको फिर समझा देता हूँ। एस्टिमेट एरिया ऑफ स्टील बेस्ड ऑन अल्टीमेट मोमेंट विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2.2। तो कहते हैं आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.2 रख के और एरिया ऑफ स्टील एस्टिमेट करें। अलाउबल स्ट्रेस याद है आपको, हमने मेथड 1 में 0.66 और मेथड 2 में 0.76 अज्यूम किए थे। कंक्रीट में अलाउबल स्ट्रेस आप 45% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ आप अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये फिर ASD है। आप इसको खुद देख लें अगर देखना चाहें। हम LRFD पे चले जाते हैं डायरेक्ट। ये है आपके पास LRFD, अ गुड एस्टिमेट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील ऑफ AS ऑफ स्टील सेक्शन, area of steel section based on ultimate moment is given by area of steel is equal to mu, जो आपके पास अल्टीमेट मूवमेंट है और ये फैक्टर्ड लोड से आती है LRFD में। ठीक है, आपको पता है, डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू डी प्लस 0.8 इंटू टी इंटू FY। ठीक है, यहाँ से कहता है कि आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ जाता है कि आपको कितना एरिया के जो है तो वो सेक्शन चाहिए। पॉजिटिव मूवमेंट के लिए फॉर प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, याद है प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी थी, पूरे का पूरा सेक्शन आपका जब प्लास्टिक हो जाए, ऑन कॉम्पोजिट सेक्शन HC डिवाइड बाय TW शुड बी लेस देन और इक्वल टू 640 डिवाइड बाय अंडर रूट FY, और इसमें आपके पास 5B कितना होगा, 0.85, और कहता है कि उस केस में कि आपके पास HC बाई TW इज ग्रेटर देन 640 डिवाइड बाय अंडर रूट FY, तो फिर आप 5B क्या यूज करेंगे, 0.9। ये पॉजिटिव मूवमेंट्स के लिए। ठीक है,
नेगेटिव मूवमेंट आपके पास क्या चीज़ है? MN इज बेस्ड ऑन स्टील सेक्शन अलोन। इसमें कहते हैं कॉम्पोजिट सेक्शन अगर ना हो तो आप 5B 0.9 लोगे, और फॉर प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप 5B क्या लोगे? 0.85 लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट के लिए LRFD ने आपको फैक्टर्स बताए हैं। अच्छा, आपको HC और TW का तो पता होगा, ठीक है। ये TW आपको पता है थिकनेस ऑफ वेब है, और HC आपके पास हाइट ऑफ कंक्रीट होगी, कंक्रीट सेक्शन आई थिंक स्लैब को कहते हैं, HC डिवाइड बाई TW। Steel section for unshored या unsupported construction must be designed to support all loads applied before the concrete attains 75% of specified F'(C)। ठीक है, यानी कि अनशोर्ड कंस्ट्रक्शन है आपके पास, तो उसमें आपके पास स्टील सेक्शन को आपने किसके लिए डिज़ाइन करना है कि जब तक कंक्रीट 75% अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं करती तब तक सारे के सारे लोड किसके ऊपर होंगे? उस स्टील सेक्शन के ऊपर होंगे। जब ये 75% स्ट्रेंथ गेन करेगी तब आपने कंपोजिट सेक्शन के ऊपर लोड्स को अज्यूम करना है। थैंक यू वेरी मच, और अगली वीडियो में फिर डिज़ाइन एग्जांपल के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, और अगली वीडियो में इसको फिर ख़त्म करते हैं कंपोजिट बीम्स को। ठीक है जी।